तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका ये घटनासार की जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर तीसरा होने जा रहा है। और लेक्चर 1 एंड 2 आपका कंप्लीट करवा दिया है। तो 1 एंड 2 को आप कहां से, टेलीग्राम से देख सकते हैं या फिर अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उससे भी देख सकते हैं। और इस वीडियो के कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जिसने नहीं देखा है पहले पीछे के लेक्चर देखिए, फिर आप यहां से आगे के लेक्चर तीसरा को देखना स्टार्ट करिए। अब हम आज के टॉपिक्स क्या देखने वाले हैं उनको देख लेते हैं। और जो हमने कल टॉपिक कहां से छोड़ा था, राजस्थान में पहली बार अंतरराज्यीय बाघ हस्तांतरण हुआ था, वहां से हमने यहां छोड़ा था। उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं हम आज देखेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है, भारत में पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का उद्घाटन होना है। हाइड्रोजन से संचालन होना है किसी ट्रेन का। अभी तक ट्रेन का संचालन किससे होता था, या तो होता था कोल से या होता था डीजल से, अभी और इलेक्ट्रिसिटी से भी होता है। तो ये माध्यम होते हैं ईंधन के, जिसके आधार पर ट्रेनों का संचालन किया जाता है। अभी मोस्टली ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जाती हैं, लेकिन अब एक नया परिवर्तन आने जा रहा है जिसमें ट्रेनें किससे, हाइड्रोजन से चलाई जाएंगी। और इस तकनीक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक, जिसमें स्वच्छ हाइड्रोजन बनता है और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो CO2 ना होके क्या होता है, एक आपका जलवाष्प होता है। जलवाष्प होता है जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम करता है। तो इससे फायदा क्या हुआ, एक तो देखिए आपका ईंधन बचा, ऊपर से आपका ग्रीन हाइड्रोजन जो गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो भी आपकी कम हो जाएंगी। अब ये चलाया कहां जा रही है, ये ट्रेन चलेगी आपकी हरियाणा के जींद से सोनीपत तक। अब इसको याद कैसे रखेंगे, यदि आपको याद नहीं रह रहा है कि बहुत सारे फैक्ट्स हो जाते हैं, याद कैसे रहे, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा विद ट्रिक्स, इस बार अब हम याद करेंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ट्रिक्स की थोड़ी सी कमी लग रही है, कुछ फैक्ट्स में ट्रिक्स नहीं निकल के आ रहे हैं, मतलब ट्रिक्स से याद कैसे रखें। तो देखिए, जब हाइड्रोजन से कोई ट्रेन चलाई जा रही है, हाइड्रोजन से, तो आप सोचिए कि सबकी नींदें उड़ गई होंगी। अभी तक किससे चलती थी ट्रेन, अभी तक चलती थी ट्रेन कोयले से, इलेक्ट्रिसिटी से, डीजल से, इन सभी ईंधन के माध्यम से ट्रेनें चलती थी। जब हाइड्रोजन से चलेगी ट्रेन तो सबकी क्या होगी, नींदें उड़ जाएंगी। तो जींद सोनी, मतलब जींद और सोनीपत को कैसे याद रखना है, सबकी नींद उड़ जाएगी। जींद को रखना है हमें नींद से, और किसी को भी सोना नहीं आएगा, किसी को भी सोना मतलब कि स्लीप, गोल्ड वाला नहीं, स्लीप वाला सोना। और जींद को नींद से याद रखना है, तो नींद सोना, तो जींद से सोनीपत। कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाइए जिससे आपको याद रहे। अब जैसे ही आप हाइड्रोजन क्लिक करेंगे कि हाइड्रोजन की ट्रेन, तो आपकी नींद उड़ जाएगी। हाइड्रोजन से आपकी नींद उड़ी, उसके बाद आपको नींद से जींद बनाना है और नींद से सोना याद रखना है। तो जींद और सोनीपत मार्ग पर ये हरियाणा में चलाई जाएगी। अब ये भी फैक्ट याद हो गया होगा। अब उसके बाद देख लीजिए, हाइड्रोजन से संचालन हो रहा है ट्रेन का, जींद से सोनीपत मार्ग चलाई जा रही है। और इसमें तकनीक कौन सी होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें जलवाष्प आपका निकलता है, बाय प्रोडक्ट बनता है। अब उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, ये जो टॉपिक है जो आपको छोड़ दिए गए, नहीं कराए जा रहे हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये सारी हाईलाइटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कमेंट में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर। जो भी ऊर्जा या एनर्जी का रिसोर्स होते हैं, सोर्स होते हैं, उस पर पीसीएस या आयोग बहुत क्वेश्चन पूछता है। रिसेंट में ही जो भी 4-5 दिन पहले एलटी ग्रेड का सोशल साइंस का पेपर हुआ है, एसएसटी या सोशल साइंस का, उसमें यह क्वेश्चन था, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। मतलब आफ्टर फॉसिल फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन है उसके बाद ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। आपका हो गया विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा। तो देखिए यहां आपको यही डायग्राम लगाया गया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा, या रिन्यूएबल एनर्जी में, या आपका जीवाश्म ईंधन के बाद आफ्टर फॉसिल फ्यूल, तो जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ईंधन आप जानते ही हैं। तो कोयला हो गया, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में आपका सबसे बड़ा सोर्स कौन सा हो गया, हाइड्रो पावर। तो आपका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा हो गया, लार्ज हाइड्रो पावर। उसके बाद आता है आपका विंड और सोलर। तो आप इसी से समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो पावर एनर्जी। तो जीवाश्म ईंधन के बाद सबसे बड़ा स्रोत है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी सबसे बड़ा स्रोत क्या है आपका, हाइड्रो पावर। उसके बाद क्या है आपका विंड, उसके बाद है आपका सोलर। तो ये क्वेश्चन कितना इजी कह सकते हैं, क्योंकि ये इजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इसकी थीम है ना आयोग की, ये हर बार इस थीम पर एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब आपसे लगाने को दे देगा, चार आपके एनर्जी की जो सोर्स है इसको दे देगा, फिर कहेगा एक ऑर्डर में लगा के आप बताइए, तो आपको चारों को ऑर्डर में लगाना होगा। इसीलिए आपको याद करना होगा लार्ज हाइड्रो, उसके बाद है विंड, उसके बाद है सोलर, विंड सोलर फिर बायोमास। सबसे ज्यादा है आपका कोल, उसके बाद है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में भी आपका लार्ज हाइड्रो,
विंड पावर, सोलर एनर्जी, फिर बायोमास, फिर स्मॉल हाइड्रो पावर, उसके बाद वेस्ट टू पावर, उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियर एनर्जी, लिग्नाइट, देखिए गैस भी आता है, गैस से आपका 6.9। तो सबसे एक, यदि आपको ऐसे लगाना हो, नंबरिंग करनी हो, तो सबसे ज्यादा है आपका कोल, कोल के बाद है रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में भी सबसे ज्यादा आपका क्या है, लार्ज हाइड्रो, उसके बाद है विंड पावर, उसके बाद है आपका सोलर एनर्जी, दिख रहा है ना, यस सोलर एनर्जी, उसके बाद है आपका बायोमास। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो बायोमास से पहले आपका आ जाएगा, यदि ये फिफ्थ कर दें तो बायोमास से पहले आ जाएगा आपका गैस, लेकिन गैस आपका रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, इसलिए आपको इस प्रकार नंबरिंग याद रखनी है। तो इतनी ही नंबरिंग यदि याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए टॉपिक क्या था, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसके पीछे की जो थीम थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आयोग पूछता है। तो हमें इस डायग्राम को, ये पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, इस डायग्राम को क्या करना है, हमें दिमाग में बसा लेना है इस डायग्राम को, ठीक है। रफ भी करके आपको सेम पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी आपको पीडीएफ यहां दिख रही है, ऐसे ही आपको चार्ट और पूरी थीम्स लगी हुई डायग्राम बने हुए सेम पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद टॉपिक ये था कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत में, मतलब भारत में जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन है अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। कब कहां तक पहुंच गया, ये लगभग 9480 मेगावाट, लगभग ये आपका 9.5 गीगावाट तक पहुंच गया है। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है, आपको यदि दिख नहीं रहा हो तो ऊपर कर देते हैं, हमारा टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है। 2047 तक हमें 100 गीगावाट की क्या करना है, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है, जो हमारे 2070 के नेट जीरो टारगेट के लक्ष्य को साकार या प्राप्त करने में भारत की मदद करेगा। अब आपको रिसोर्स बताए सारे, रिन्यूएबल एनर्जी में लार्ज हाइड्रो, विंड, सोलर, उसके बाद बायोमास, उसके बायोमास से पहले गैस आती है। तो आपको तीन याद रखने हैं मेजरली, लार्ज हाइड्रो, उसके बाद है आपका विंड, उसके बाद है आपका सोलर, ये तीन आपको याद रखना है रिन्यूएबल एनर्जी में। इसी के आधार पर आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इनका सीक्वेंस याद हो जाएगा तो मतलब समझिए एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, भारत का शीत मरुस्थल जीव मंडल रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल हो गया। जो भारत का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या हुआ है, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क, जिसे हम मैन एंड बायोस्फीयर कहते हैं। जिसने भी एनवायरमेंट की क्लास की होगी इस चैनल पर भी या कहीं भी की होगी तो उसको पता होगा कि यूनेस्को के द्वारा MAB बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, जो 1917 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोजेक्ट जो चलाया गया था, वो चलाया गया था 1971 में। अब उसके तहत भारत में कितने बायो, देखिए यहां देख लीजिए, भारत में लगभग 8 बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षित किया गया था, जिसमें से अभी तक 12 को 2020 में जो लास्ट पन्ना जोड़ा गया था, सॉरी हाँ 2020 में ही पन्ना जोड़ा गया था, 2020 में लास्ट पन्ना जोड़ा गया था, जिसके आधार पर 12 जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व थे वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कैटेगरी में आ गए थे। और देखिए 18 तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व में, उनमें से 12 मैप में जोड़ दिए। मैप में क्या होता है, इनको थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जाती है और ज्यादा ध्यान दिया जाता है संरक्षण के लिए। अभी तक 12 थे, 2020 लास्ट पन्ना जोड़ा हुआ था। अभी हाल ही में 13वां कोल्ड डेजर्ट जो हरियाणा हिमाचल प्रदेश का है, कोल्ड डेजर्ट 2025 का जोड़ दिया गया है। तो यही इसके ऊपर न्यूज थी। अब आपको देखिए सबकी लिस्ट भी दे दी गई है। नीलगिरी पहला जोड़ा था, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरवन, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक, अमरकंटक, उसके बाद है ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पन्ना और कोल्ड डेजर्ट। ये आपके टोटल 13 की लिस्ट दे दी गई है आउट ऑफ 18 आउट ऑफ 30, मतलब 13 आउट ऑफ 18 आपके क्या हो गए, मैप की श्रेणी में आ गए। और मैप आया कब था, यूनेस्को के द्वारा 1971 में। अब उसके बाद क्या है, अब आप कहेंगे याद कैसे रहेगा, तो आपको देखिए अब हो गए 18, पहले होते थे 11, फिर हुआ 12, फिर हुए 13, तो आपको टोटल 13 याद नहीं रखनी। अब जो बच रहे हैं आपके 18, मतलब 13 जो आपके मैप्स रेडी में आ गए, अब जो बच रहे हैं आपके 5, तो अब आपको 5 याद रख लेने। एक बार आपको देखिए ऊपर दिखा भी दे रहे हैं, आपको केवल 5 याद रखने, 5 को आप याद रख लेंगे, उसके बाद आपको 13 याद रखने की जरूरत नहीं होगी। अब 5 कौन से हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले देखिए आपका है मानस, मानस आपको पता ही है कहां आता है, इजी है, असम में आता है। उसके बाद है आपके 2 अरुणाचल प्रदेश के, एक है आपका डिब्रू सिखोवा, मैं बोल रहा हूं यदि आपको दिखाई सही नहीं दे रहा हो, एक है डिब्रू सिखोवा, एक है आपका देहांग दिबांग, तो आप क्या होगा 3, एक है आपका मानस, डिब्रू सिखोवा, देहांग दिबांग। उसके बाद है आपका कच्छ, कच्छ आप जानते हैं गुजरात में। और आपका लास्ट जो बचता है वो है आपका श्री सैचलम या सैचलम हिल्स, ये कहां आता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो आपके 5 हो गए, श्री सैचलम, मानस,
डिब्रू सिखोवा, देहांग देवांग और कच्छ। तो आपको 5 अच्छे से याद कर लेने। अब आप 5 याद कर लेंगे तो आपको ये 13 याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। नीलगिरी, अब जब भी पूछा जाएगा कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम में जो 13 आपके बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आप इनको याद कर लेंगे, ये शामिल नहीं है, उसके अलावा कुछ भी आए वो शामिल है। सीधी बात, समझ गए होंगे आप। इन्हीं में से देगा, बेफिक्र रहिए। अब उसके बाद सीधा देखते हैं टॉपिक। यही केवल एक टॉपिक था कि 13 बायोस्फीयर रिजर्व को सूचीबद्ध हो चुके हैं टोटल 18 में से, तो केवल आपको यही जो टॉपिक समझाया यही टॉपिक है। अब उसके बाद देखिए, सेम यहां भी यही दिया गया, जो 12 पहले शामिल किए गए थे, जो आपको यहाँ लिस्ट लगा दी गई है, लिस्ट लगा दी गई है। उसके साथ ही आपको देखिए लिख दिया गया कि कौन किस राज्य में है। जैसे नीलगिरी आपका 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, जैसे आपका अचानक अमरकंटक 2 राज्यों में फैला हुआ है, ग्रेट निकोबार 2 राज्यों में फैला हुआ है, अगस्त्य मलाई 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अगला टॉपिक देखेंगे। अब देखिए, ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ज्ञान भारतम पोर्टल, इसका शुभारंभ कब किया गया? 12 सितंबर 2025 को ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। जिसे कौन चला रहा है? ज्ञान भारतम से ही समझ आ रहा है, संस्कृति मंत्रालय। मिनिस्ट्री भी कई बार रिपीट या क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए स्विच कर दे, किसी प्रोग्राम के लिए किसी और मिनिस्ट्री ऐसा डाल देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्ट्री या कुछ भी डाल दिया, महुआ डाल दिया, कुछ भी डाल सकता है वो। ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो ये कब किया गया? 12 सितंबर 2025। एक तो आपको डेट याद रखनी है, किस मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अब ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट मतलब प्रोग्राम, ये पोर्टल है क्या? तो ये क्या है? भारत सरकार की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसकी एक प्रमुख सांस्कृतिक संरक्षण की एक योजना है। मतलब संस्कृति के संरक्षण की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो भी हमारी प्राचीन पांडुलिपियां होती थी, जो भी हमारी विरासत है, उसका क्या करना? सर्वेक्षण करना। उसका सर्वेक्षण करेंगे, उसका संरक्षण करना, दस्तावेजीकरण करना, उसको डिजिटलाइजेशन करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। तो जो भी हमारी पांडुलिपि होती थी, पांडुलिपि विरासत है, उसका क्या करना? उसको हमें सर्वेक्षण या उसका हमें संरक्षण करना है। और संरक्षण करके क्या होगा? जिससे विज्ञान, दर्शन, साहित्य, चिकित्सा, खगोलशास्त्र और अन्य विषयों की दुर्लभ रचनाएं जिसमें शामिल हैं, इनका प्रचार प्रसार करना। जो भी हमारा प्राचीन ज्ञान है, जो भी हमारा विरासती ज्ञान है, उसको हमें संरक्षण करना है और उसको हमें प्रचार प्रसार करना है। केवल इसका इतना लक्ष्य है। अब सरकार ने क्या किया? 2025 से 31 तक के लिए इसके लिए 491 लगभग 492 करोड़ का मेगा परियोजना है। तो इसके लिए लगभग 492 करोड़ का बजट दिया है। ठीक है, कितने? लगभग 6 सालों के लिए। इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा इससे और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ग्रीन टग प्रोजेक्ट। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ग्रीन टग प्रोजेक्ट। अब ये समझिए पहले कि टग क्या होता है। टग क्या होता है? मतलब कि जो भी आपके जहाज होते हैं, तो जहाज को खींचने वाली जो एक नाव होती है, उसको समझ लीजिए। मान लीजिए आपके ये जैसे आपका तट हो गया, तो तट के किनारे आपका ये तो उथला जल होता है, तो यहाँ बड़े जहाज नहीं आ पाते हैं। तो किसी जहाज, जैसे मान लीजिए ऑफशोर या इनशोर हो गया, मान लीजिए पानी नीचे चला गया है, ऊपर आ गया, तो जहाजों को क्या होता है कि जहाजों को तट तक लाने या तट तक आ गए, फंस गए, तो जहाजों को वापस खींचने के लिए इसी का प्रयोग होता है, टग का। मतलब कि जहाजों को खींचने वाली एक नाव के रूप में आप समझ सकते हैं, इनको बोलते हैं टग। अब इसको ग्रीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक ग्रीन टग प्रोजेक्ट भारत का ये पहला प्रोजेक्ट है। अब देखिए ये है क्या? इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। सबसे पहले तो आप समझ ही रहे होंगे, इलेक्ट्रिक है इसीलिए ग्रीन बोल रहे हैं, टग आपको समझा दिया है। अब देखिए क्या है, यह नया इलेक्ट्रिक टग कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण डीपीए के ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के द्वारा बनाया जा रहा है या तैयार किया जा रहा है। समझ गए होंगे। अब ये बनाए किसने? गोवा में स्थित अत्रेस शिपयार्ड के मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा इस टग को या इलेक्ट्रिक ग्रीन टग को बनाया गया। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह पहला ग्रीन टग प्रोजेक्ट है भारत का, इसीलिए थोड़ा सा पूछने के चांसेस बन सकते हैं, इसीलिए एक बार इसको दिमाग में रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है? भारत और सऊदी अरब के बीच वीजा छूट समझौता हुआ है। भारत और सऊदी के बीच क्या हुआ है? वीजा में छूट का एक समझौता हुआ है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में भारत का किस देश के साथ वीजा छूट समझौता हुआ है? तो आपको क्या याद रखना है? सऊदी अरब। सऊदी अरब वैसे भी समझ सकते हैं आप, दुबई है, जैसे दुबई से समझ सकते हैं। दुबई लोग जाते हैं तो वहां क्या होता है? वीजा ऑन अराइवल होता है। वीजा ऑन अराइवल होता है। इस हिसाब से आप याद भी रख सकते हैं कि मतलब पास में ही कोई ऐसा देश है, जैसे दुबई जैसा सिटी है या सऊदी अरब है ना जो आपका,
तो ये क्या कर रहा है, भारत को वीजा छूट समझौता कर रहा है, जिससे वहां और ज्यादा टूरिस्ट जा सकें या बहुत ज्यादा भारतीय जा सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, या जिस भी कारण से टूरिस्ट ही मोस्टली जाते हैं, वर्कर्स, टूरिस्ट, इन्वेस्टर्स, इस प्रकार से आपके लिए क्या होता है, वीजा छूट समझौता होता है। उसके बाद देखते हैं, भारत सरकार ने अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए GIRG प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्योंकि आप देखते हैं वैश्विक रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितनी खराब रहती है, हर चीज में हम कितने पिछड़ते जा रहे हैं, लगभग अपने पड़ोसी देशों में भी हम सबसे खराब स्थिति में रहते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया है, अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है, ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, GIRG। सीधा पूछा जाएगा कि GIRG प्लेटफॉर्म हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह क्या है, इतना ही सा पूछा जाएगा, तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रख लेनी है। उसके बाद क्या है, जिसके तहत भारत सरकार अपने प्रदर्शन की तुलना 26 अंतरराष्ट्रीय सूचकांक, जो भी इंटरनेशनल इंडेक्सेस होते हैं, उनके तुलना में अपनी कंपैरिजन, उनसे अपना कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे किस चीज में हम पीछे रह रहे हैं, किस फील्ड में हम पीछे रह रहे हैं, उसके आधार पर अपनी वैश्विक रैंकिंग तय होती है। तो उसमें सुधार करने के लिए ये पोर्टल या ये प्लेटफॉर्म आपका काम करेगा। बस केवल इतनी सी न्यूज थी। अब देख लीजिए, न्यूज नहीं, केवल याद रखने के लिए आपको है, सरकार ने संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन की जो अनिवार्यता लगाई थी, आपने सुना होगा न्यूज इसमें, कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनियां या मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड जो कंपनीज होती हैं उनको ऑर्डर दिया था कि जो भी नया फोन बनेंगे उनमें संचार साथी ऐप है वो प्री इंस्टॉल ही रहेगा, उसको आप हटा नहीं सकते। ये तो नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि प्री इंस्टॉल होके आएगा आप सभी फोन्स में संचार साथी ऐप। तो अभी कितना हंगामा हुआ, उसके बाद सरकार ने इसकी अनिवार्यता हटा दी। तो आपको याद रखना है संचार साथी ऐप, संचार साथी ऐप के बारे में रखना है याद, जिसके बारे में दूरसंचार मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि ऐप स्नूपिंग संभव नहीं करता है, केवल उपयोगकर्ताओं की रजिस्ट्री की बात काम करता है, उसे तभी हटाया जा सकता है और इसे कभी भी हटाया जा सकता है। केवल इतनी सी ये न्यूज थी। अब उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, थिरुवनंतपुरम में है जो त्रिवेंद्रम, जिसे थिरुवनंतपुरम भी बोलते हैं, देश के पहले निजी नवाचार केंद्र एशियन का शुभारंभ किया है। देश के पहले निजी प्राइवेट जो नेविगेशन सिस्टम है, प्राइवेट नेविगेशन सेंटर है आपका जो एशियन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, त्रिवेंद्रम में देश के पहले निजी नेविगेशन संचार केंद्र एशियन, इसका फुल फॉर्म क्या है, अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का शुभारंभ नवंबर 2025 में किया गया, जिसे नाम से ही समझ आ रहा है अनंत टेक्नोलॉजीज के द्वारा स्थापित किया गया है। आपको याद रखना एशियन नेविगेशन की प्रणाली में, जो भी साइंस टेक की फील्ड में नेविगेशन प्रणाली विकसित होती है, किसी स्वदेशी यदि नेविगेशन बनाया जाता है, जैसे आपका नाविक बनाया गया था, जब नाविक बनाया गया था तो इस पर हर आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, NAVIC नाविक आपको पता ही होगा, जो भारत की स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है नेविक, जो कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। उसी प्रकार जैसे आपका जीपीएस किसका है, आपका पता होगा, जीपीएस यूएस का है, ग्लोनास आपका रसिया का है, बैदू आपका चाइना का है, और आपका मिची देखिए मिची बिकी आपका, जिसे क्या बोलते हैं QZSS, ये आपका जापान का है। तो आपका ग्लोनास रसिया का हो गया, जीपीएस यूएस का हो गया, उसी प्रकार से चाइना का बैदू हो गया, उसी प्रकार से भारत का जो जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम है उसे बोलते हैं नेविक। तो एक निजी नेविगेशन सेंटर बनाया गया है, तो निजी नेविगेशन नवाचार केंद्र बनाया गया है, जिसका क्या नाम है, अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से, इसका फुल फॉर्म क्या है। केवल इतनी सी न्यूज थी। एक याद रख लीजिए, नेसोनलिक्स बाना पिटाने पूछा जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा है, ये क्या है, तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल में ततैया की नई प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम रखा गया है नेसोनलिक्स बाना बिटाने क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि बंगाल के सॉल्ट लेक स्थित सेंट्रल पार्क, जिसको बाना बिटान है, उसके आधार पर रखा गया है बाना बिटाने। तो ये ततैया की नई प्रजाति है। अगला टॉपिक क्या है, इसरो ने उपग्रह CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया है। हाल ही में इसरो ने एक अपनी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है CMS-03। इसका परीक्षण मतलब इसका सफल प्रक्षेपण किससे किया है, इसका किया है जो आप जानते हैं GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 से किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं LBM Mark या LBM M3, जिसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। यहां देख लीजिए GSLV जो Mark 3 है, जिससे हमारे चंद्रयान और
चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 सारे जो भी हमारे उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे, इसी का नाम है LBM M3, इसका नया नाम रख दिया है। तो इसी से आपका ये प्रक्षेपण किया गया था। और मतलब कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्यों पूछा गया है, क्योंकि देखिए CMS-03 जिसे GSAT-7R भारत की धरती से प्रक्षेपित उस समय तक का सबसे भारी उपग्रह था। मतलब जब ये प्रक्षेपित हुआ था, अभी प्रक्षेपित हुआ है, तो जब ये प्रक्षेपित हुआ उस समय तक ये भारत का सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट थी, मतलब कि और वो भी स्वदेशी, सबसे भारी स्वदेशी उपग्रह था। लेकिन दिसंबर 2025 में इसरो ने LBM जिसे GSLV Mark 3 बोलते हैं, LBM-3 रॉकेट के द्वारा CMS-03 से भी भारी उपग्रह, अमेरिकी उपग्रह, वो स्वदेशी था, ये अमेरिकी उपग्रह ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 BB2, 2B भी आ रहा है तो ऐसे भी हो जाएगा, ब्लू वर्ड ब्लॉक 2, ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 जो लगभग 6100 किलोग्राम का था, इसका सफल प्रक्षेपण कर दिया है। ये अंतरराष्ट्रीय और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कॉलम में भी वापस से आएगा। लेकिन यहां आप समझ लीजिए कि अभी तक CMS-03 GSAT-7R जो था, इसको GSLV Mark 3 या LBM Mark 3 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। उस समय तक ये भारत का सबसे हैवीएस्ट स्वदेशी सैटेलाइट था। लेकिन उसके बाद ही दिसंबर में जब GSLV Mark 3 या LBM M3 के द्वारा ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 का उपग्रह का प्रक्षेपण कर दिया, ये अमेरिकी उपग्रह था, तब ये हैवीएस्ट बन गया। मतलब अभी तक यदि रिसेंट में पूछा जाएगा ब्लू वर्ड ब्लॉक 2, यदि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा सबसे हैवीएस्ट रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया, उसका क्या नाम है, यदि आ जाए मान लीजिए आपका CMS-03 और ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 भी आ जाए, तो आपको क्या मारना है, ब्लू वर्ड ब्लॉक 2। यदि आ जाए सबसे भारी स्वदेशी उपग्रह, तो आपको मारना है CMS-3 GSAT-7R। अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्या न्यूज थी। आगे देखते हैं, उसके बाद की न्यूज क्या है। जम्मू कश्मीर के एम्स विजयपुर परिसर में प्रदेश का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस का पहला उद्घाटन किया गया है। जम्मू के जो एम्स है, एम्स विजयपुर परिसर में प्रदेश का मतलब कि जम्मू कश्मीर का पहला जेनजेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। अब जेनजेड पोस्ट ऑफिस क्या होता है, एक पोस्ट ऑफिस होता है, जो पोस्ट ऑफिस तो आप जानते हैं जिससे डाक भेजे जाते हैं। अब पोस्ट ऑफिस का भी एक अपग्रेडेड वर्जन है जो जेनजेड के लिए होता है, मतलब उसको अपग्रेड कर देंगे, उसमें वाईफाई होगा, कलरफुल होगा, उसमें बैठने की व्यवस्था होगी, लाइब्रेरी होगी, मतलब उसका मॉडर्नाइजेशन कर दिया है। पोस्ट ऑफिस का जब मॉडर्नाइजेशन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं जेनजेड। तो जम्मू कश्मीर के एम्स विजयपुर परिसर में प्रदेश का पहला जेनजेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के, या पूछा जाए कि मतलब प्रदेश का, जम्मू कश्मीर प्रदेश का ही पूछा जाएगा कि पहला जेनजेड ऑफिस कहां खोला गया है, तो एम्स विजयपुर में ओपन किया गया है। उसके बाद देखते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, आपको पता है जैसे भी जो भी घटनासार हम लोग पीछे जुड़े हुए हैं, तो क्यूएस की एक तो आती है आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो एशिया की भी निकालता है और आपकी वर्ल्ड की भी निकालता है। उसी प्रकार आती है आपकी एक टाइम्स की रैंकिंग जो सेम वर्ल्ड की भी निकालता है और एशिया की भी निकालता है। तो जो जो हमें मिलती जाएगी आगे हम उसी प्रकार से लास्ट में इसको समराइज कर लेंगे कि क्यूएस में कौन टॉप पे रहा एशिया में और वर्ल्ड में, और टाइम्स में कौन टॉप पे रहा एशिया और वर्ल्ड में। तो अभी क्यूएस की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है एशिया की, तो एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, तो क्यूएस के द्वारा एशिया में शीर्ष स्थान जिसने पाया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। दूसरे स्थान पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी, आपको पता है 2025 की रैंकिंग में पेकिंग यूनिवर्सिटी आई थी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग टॉप पे आई है। उसके बाद है पेकिंग यूनिवर्सिटी, उसके बाद है नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की। तो आपको 3 यूनिवर्सिटी याद रखनी है। अब भारत की देख लेते हैं, भारत की 100 में से 7 संस्थान है, 50 में से तो कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो आपकी भारत की हो और मतलब क्यूएस की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आई हो। उसके बाद देखते हैं आईआईटी दिल्ली का स्थान आया है 59th, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलोर का स्थान आया है 64वां। उसके बाद आईआईटी मद्रास 70वां स्थान रखती है। तो आपको याद रखना बस आईआईटी दिल्ली का स्थान रखना है, आईआईटी दिल्ली का 59वां रैंक थी, इससे आप याद रख लेंगे। उसके बाद देख लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग पेकिंग नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो 3 यूनिवर्सिटी को आपको याद रखना है क्यूएस की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आई। टॉप पे कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, बस आपको ये ज्यादातर याद रखना है। उसके बाद देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन एक आना ही है। भारत का 56वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेयर जो हुआ है, मतलब कि भारत का 56वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अब 56 को आप 56 इंच के सीने से रख लीजिए याद, कुछ भी, लेकिन 56वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आपको याद रखना है। ये कब हुआ है, ये होता है नवंबर में
2025 को गोवा के पणजी में हुआ है। गोवा के पणजी में हुआ है 56वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, जिसे स्वर्ण मयूर, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है स्वर्ण मयूर और आपका क्या रजत मयूर दिए जाते हैं आपके गिफ्ट के रूप में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी आपकी स्किन ऑफ यूथ, मतलब कि युवाओं की खाल, युवाओं की खाल, स्किन ऑफ यूथ, वियतनाम के एशले मैफियर द्वारा निर्देशित थी। स्किन ऑफ यूथ किस देश की है, ये याद रखना है आपको, ये आपकी वियतनाम की, और इसको क्या मिला है, 56वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। उसके बाद देखते हैं भारत की, देख लेते हैं इंडियन फिल्म और पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रजनीकांत को, ये आपको याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी का पुरस्कार मिला है बंदिश बैंडिट सीजन 2। अब देखिए मूवीज में तो बहुत सारी, याद कैसे रखना है इसको, मूवीज में तो बहुत सारी बंदिशें रहती हैं, इसीलिए बंदिशों को कौन तोड़ता है, वेब सीरीज तोड़ती है। तो जिन बंदिशों को तोड़ेगा तो वेब सीरीज बेस्ट बन जाएगी। इसीलिए 56वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऐसी वेब सीरीज जिसने बंदिशों को तोड़ा होगा उसी को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी का पुरस्कार मिलेगा। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, अब आप भूलेंगे भी नहीं। अब देखिए भारत की जनगणना 2027 होने की योजना को मंजूरी दे दी है। तो सरकार ने 12 दिसंबर 2025 को जो हमारी 2027 की सेंसस होनी है उसके लिए क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। और ये भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है। जब से जनगणना स्टार्ट हुई है मयू के द्वारा, आपको पता है कि सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, तो 16वीं जनगणना है जब से ये स्टार्ट की गई है। और स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है। तो 8वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की और टोटल ये 16वीं जनगणना है। तो इंटू 2 से आप इसको याद रख लेंगे, 8 दूनी 16 ऐसे याद रख लेंगे आप। और जनगणना 2 चरणों में होगी, ये आपको पिछली बार भी बताया था और ये अब तक तो आपको याद भी हो गया। इसके साथ ये जातिगत जनगणना भी की जाएगी जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी। और ये पहली बार जनगणना हो रही है जो डिजिटल तरीके से आयोजित की जाएगी। तो आपको क्या क्या याद रखना है, 12 दिसंबर 2025 याद रखना है, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी स्वतंत्रता के बाद, 8वीं जनगणना होगी, जनगणना 2 चरणों में होगी। इसकी डेट अब आप याद नहीं रखिए, पुरानी हो गई है तो इसलिए शायद ना पूछा जाए। यदि याद रखेंगे तो बजट रख सकते हैं 11,718, 7 + 1 8 ऐसे याद रख लीजिए, 7 + 1 8, लास्ट के 3 अंक यदि आप याद रख लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। 7 + 1 8, तो इसका आप बजट याद रख लीजिए। डेट, बजट, कौन सी जनगणना है स्वतंत्रता के बाद, कौन सी है, कितने चरणों में हो रही है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। बिहार के विधानसभा भी चुनाव हाल ही में हुए हैं, जिसमें एज यूजुअल सब जानते हैं कि कौन किसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री की शपथ 10वीं बार नीतीश कुमार ने भी ली है, जिसे बहुत से नामों से जाना जाता है, मैं यहां नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। अब बिहार की विधानसभा 18+ हो गई है, तो शायद अब कुछ सुधार आए अगली बार से। तो 18वीं विधानसभा के चुनाव थे बिहार के, और इसमें 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है, वो ली है आपके नीतीश कुमार ने, सब जानते हैं। हाल ही में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ याद रख लीजिए 243 आपकी विधानसभा की सीटें हैं बिहार में। इस प्रकार से क्वेश्चन पीसीएस में पूछ दिए जाते हैं। एक तरफ राज्य होता है, एक तरफ उसकी विधानसभा या राज्यसभा की सीटें दी जाती हैं। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा की सीटें उस राज्य की दी जाती हैं। तो 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में। तो 2 3 4 ऐसे याद रख लीजिए, 2 3 4, ठीक है। तो अब आपको याद हो जाएगा विधानसभा की सीटें बिहार में कितनी है, 243। 29 महिलाएं इस विधानसभा में पहुंची थी, पिछली बार 25 पहुंची थी, थोड़ी सी ज्यादा महिलाएं पहुंची हैं, इसलिए थोड़ा सा ये फैक्ट हाईलाइट करके आपको दिया गया है। अगला टॉपिक क्या है, अच्छा एक और देख लीजिए, बिहार की एक नई पहल भी चली है, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। इतना ही याद रखना है, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस सरकार के द्वारा या किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है, किस राज्य के द्वारा, बिहार राज्य के द्वारा। इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य यही होगा, छात्रों को भारत के प्रमुख सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना। आप भारत दर्शन जानते ही हैं, जो भी यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं उसको भारत दर्शन योजना के बारे में पता ही होता है। फाउंडेशन के बाद आपको भारत दर्शन योजना चलती है, तो इसीलिए भारत दर्शन योजना सेम उसी पैटर्न पर आधारित है। यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक है जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको बताया था ऊपर, कौन सा टॉपिक बताया था, एक आपको यह बताया था अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है ना, वो आपका मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे उस हिसाब से तवज्जो देनी है। ऊपर आप कोई और, जैसे हाँ ये भी आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपका क्या हुआ था, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व था, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल हो गया था। तो जो हाईलाइटेड ग्रीन कलर से होगा उसको आपको ज्यादा तवज्जो देनी है। अब अगला टॉपिक क्या था जो हाईलाइटेड था और इंपॉर्टेंट भी था,
ये था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि संसद में किस पर बहस चल रही थी, कि वंदे मातरम पर बहस चल रही थी। इतने मुद्दे होने के बावजूद भी ऐसे टॉपिक पर बहस चल रही थी जो मतलब उतने प्रायोरिटाइज नहीं होते हैं, मतलब उतनी प्रायोरिटी उन्हें नहीं दी जानी चाहिए जितनी प्रायोरिटी सरकारों के द्वारा दी जाती है, और किसी एक सरकार की नहीं, दोनों विपक्ष पक्ष दोनों के द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो ये इंपोर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसके फैक्ट्स भी देख लेते हैं। एज यूजुअल सब जानते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसे बाद में मतलब रचित गीत था जो वंदे मातरम, जिसे बाद में राष्ट्रीय गीत में अपनाया गया। कब अपनाया गया था ये आपको पहले तो कमेंट में बताना है, लास्ट में भी आपको ये मिल ही जाएगा। यहाँ वीडियो रोकिए और आप कमेंट में बताइए कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो द्वारा जो रचित गीत वंदे मातरम था, इसको किस कांग्रेस के अधिवेशन के द्वारा अपनाया गया था। आपको ये कमेंट में बताना है। अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, अपनी एंगेजमेंट बनाएंगे, आप अपनी एंगेजमेंट बनाए रखेंगे ना, तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम रचित किया गया था, मतलब उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी, जिसके 150 वर्ष पूरे हो गए। ये कब हुआ था? 7 नवंबर को हुआ था। इसीलिए 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक इसका मतलब स्मरणोत्सव कार्यक्रम, इसका जो भी स्मृति दिवस है, इसका 1 साल तक इसको मनाया जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर 2025 को किया है। उसके रूप में एक स्मारक डाक टिकट, 150 रुपए का एक सिक्का जारी किया। ये सब एज यूजुअल जारी की जाते हैं। आपको याद क्या रखना है, वंदे मातरम जो गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875, 150 वर्ष चूंकि पूरे हो गए, इसमें 150 करेंगे तो आपका 2025 आ जाएगा, को इन्होंने लिखा था। बाद में अपने उपन्यास आनंद मठ 1882 में आनंद मठ के एक अंश के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में यह प्रकाशित किया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय याद रखना है, 7 नवंबर याद रखना है, आनंद मठ याद रखना है, 3 फैक्ट यहां से याद रखना है। उसके बाद क्या है, इस गीत को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। गाया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लिखा किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अब उसके बाद देखिए 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। अब आपको एक और कमेंट में बताना, आपने ये तो कमेंट में यदि बता दिया है तो अच्छी बात है, यदि अभी भी नहीं बताया तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष कौन थे। कलकत्ता अधिवेशन 1896 के अध्यक्ष कौन थे। हिंट एक आपको ये दे दी जाती है, उनके द्वारा 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, आपको हिंट भी दे दी गई है। अपना कमेंट में एंगेजमेंट जरूर बनाइएगा, जो भी आपका फीडबैक रहे, अच्छा बुरा जो भी रहे, कमेंट में फेंक के जरूर मारिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। भारत 2025 से 29 के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा या सदस्य रहेगा। आपको केवल एक न्यूज थी, कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए पुनः भारत निर्वाचित हुआ है, वही 2026 से 28 तक, तो ये भी आपको केवल याद रखना है। यूएनएचआरसी और यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में, यूएनएचआरसी मतलब मानवाधिकार परिषद, और यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में, और यूनेस्को के द्वारा ही अभी हमारे कोल्ड डेजर्ट को आपका क्या हुआ है, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में मैब श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। सारी फैक्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। अब उसके बाद एक और फैक्ट है जो काफी इंपोर्टेंट होने जा रहा है, इसको देखते हैं। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग का उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेलवे स्टेशन का लॉन्च किया है, और स्टेशन का नाम है रेडियो दिरांग। जिसे आपको पता ही होगा इजीली कि देखिए देहांग हो गया, दिवांग हो गया, दिरांग हो गया, ये सब नाम किससे आते हैं, कहां से आते हैं? ये आते हैं अरुणाचल प्रदेश से। तो आप जैसे ही नाम सुनेंगे रेडियो दिरांग तो आप समझ ही जाएंगे रेडियो दिरांग किस जगह का है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। और इसका आप याद रख सकते हैं, इसका स्टेशन का कोड क्या होगा, यह स्टेशन किस पर आएगा? 88.4 FM, जैसे 92.7 रेड FM आता है, इसी प्रकार से 88.4, 88.8 का आधा 4, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब 884 FM पर सुना जाएगा ये। और रेडियो दिरांग कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है,
अगले टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए कुछ टॉपिक्स क्या है, इनको आप केवल देख लीजिए कि किस देश के प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है। तो देखिए ऐसे पूछ दिया जाता है, एक देश के प्रधानमंत्री के नाम, किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष हैं। जैसे हमने पीछे देखा था, न्यूजीलैंड के राष्ट्राध्यक्ष या न्यूजीलैंड के जो पीएम आए थे कौन थे, लक्षण थे, तो उनको हमने लक्ष्य से याद किया था जैसे पिछली बार, तो उनको याद रखिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है, ये कौन है, कीर स्टारमर है, ब्रिटेन के कीर स्टारमर है, न्यूजीलैंड के लक्षण है। मंगोलिया के राष्ट्रपति, ऐसे पूछ दिए जाएंगे, ब्रिटेन याद रहेगा आपको, न्यूजीलैंड याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया याद रहेगा, लेकिन जो भी राष्ट्रपति कम नाम सुनने में आते हैं उनका आपका दिमाग याद नहीं रख पाता, तो इसको आपको मंगोलिया के राष्ट्रपति याद रखना है। अब मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है, खुरेलसुख उखना, खुरेलसुख उखना। अब मंगोलिया आपको पता ही है चाइना के अंडर में ही रहता है, मतलब ये समझ लीजिए चाइना का ही उस पर कब्जा है, एक प्रकार से समझ लीजिए। तो जिस देश पर चाइना का कब्जा होगा तो वो देश के राष्ट्रपति या उस देश के राष्ट्राध्यक्ष आपको बताइए सुख से सो पाएंगे क्या, सुख के चैन की नींद सो पाएंगे। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है, खुरेल सुख उखना। सुख से याद रखिए आप कि उस देश के राष्ट्रपति सो पाएंगे जिस देश पर चाइना का कब्जा होगा, नहीं सो पाएंगे ना, तो सुख से आप याद रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना विश्व में तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना हो गई है, केवल एक लाइन याद रखने के लिए, याद रख सकें तो। हाँ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है। और मॉरिशस में आपको पता ही होगा लगभग 95% जो कम्युनिटी रहती है वो रहती है हिंदू कम्युनिटी, तो उसी के नाम के जो पीएम बनेंगे वो भी उसी नाम के हिंदू नाम के आधार पर ही रहेंगे। तो इनके पीएम कौन है, डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। तो मॉरिशस राम के गुलाम थे, मतलब कुछ ऐसे याद रख लीजिए, राम नाम के व्यक्ति मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। कोई और हिंदू प्रधानमंत्री जो अन्य देश का है वो है मॉरिशस। बस आप इसको मालदीव से कंफ्यूज मत होइएगा, मालदीव के कौन है, मुइजू हैं, मोहम्मद मुइजू हैं, जो वो कई बार कंट्रोवर्सी भी अपने बयान देते रहे हैं, और उसके बाद की सारी फैक्ट्स आपको, सारी न्यूज और कंट्रोवर्सी पता ही है। तो मालदीव और मॉरिशस में कंफ्यूज मत होइएगा। मालदीव में मोस्टली पॉपुलेशन कौन सी है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मुइजू मुस्लिम नेम के हैं। और मॉरिशस जिसमें हिंदू पॉपुलेशन या बुद्धिस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष का नाम राम गुलाम, राम के नाम के आधार पर है, आपको याद हो जाएगा। यहाँ एक फैक्ट और याद है करने के लिए आपको, ब्रिटेन के साथ जो चागोस द्वीप था, चागोस द्वीप के बारे में आपने सुना होगा, जो चागोस द्वीप समूह था समझौते के लिए पहले था मालदीव का, सॉरी मॉरिशस का, चूंकि ब्रिटिश की एक उपनिवेश था मॉरिशस, ब्रिटेन का उपनिवेश था मॉरिशस, मॉरिशस को आजाद कर दिया गया था, लेकिन चागोस द्वीप पर ब्रिटेन की अपने उसके बेस थे, इसलिए चागोस द्वीप को नहीं छोड़ा गया था। फिर मॉरिशस ने इस पर क्लेम किया, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में गया, तो ब्रिटेन को इस पर कब्जा छोड़ना पड़ा। और ये अभी अमेरिका के द्वारा भी काफी बयान में रहा है कि अमेरिका ने कहा है कि आपने क्यों छोड़ दिया था, ये पागलपंती वाला डिसीजन था, कोई ऐसे कैसे छोड़ देता है। तो ये इसीलिए चर्चा में, इसीलिए आपको ये याद रखना है कि चागोस द्वीप समूह अभी किसके, मतलब किसके अधिकार में है। अब चागोस द्वीप समूह मॉरिशस का है, तो ये मॉरिशस के पास है प्रेजेंट में, और ये मॉरिशस का द्वीप समूह है जिस पर पहले ब्रिटेन का कब्जा था। केवल आपको इतना सा याद रखना है। 2025 में भारत के शीर्ष 10 परोपकारी की लिस्ट जारी की गई है। एडगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2025 के द्वारा जारी की गई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है शिव नादर, दूसरे पे मुकेश अंबानी, तीसरे पे है बजाज फैमिली। शिव सबसे आप भोले माने जाते हैं, इसी इनके नाम, इनको भोले भी बोलते हैं। शिव के नाम के आधार पर ही आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा परोपकार कौन करेंगे, शिव करेंगे। उसके बाद मुकेश अंबानी और बजाज परिवार है। अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025, नाम से ही समझ आ रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। अब इसमें क्या हुआ है, मदुरई भारत का सबसे गंदे शहरों की सूची में सबसे ऊपर आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में मदुरई है भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में सबसे ऊपर आया है, आपको ये याद रखना है। 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में मदुरई को भारत का सबसे गंदा, डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया 2025 की जो घोषणा की गई उसमें सबसे डर्टीएस्ट सिटी थी मदुरई, ठीक है, जहां मीनाक्षी मंदिर है वो सबसे डर्टीएस्ट सिटी मानी गई है। इसके बाद है आपका लुधियाना, चेन्नई, रांची, बेंगलुरु, लेकिन आपको टॉप नंबर 1 केवल एक सिटी याद रखनी है, वो है आपकी कौन सी, मदुरई। उसके बाद देखिए इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रख लीजिए, जिसको महुआ, मतलब कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, महुआ, महुआ के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 जारी किया गया। इसमें मदुरई क्या हुआ है, डर्टीएस्ट सिटी टू इंडिया 2025 जारी की गई है। मदुरई, लुधियाना, चेन्नई, आपको मदुरई बहुत अच्छे से याद रखना है।
उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण या स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के तहत 9 दिसंबर या 9 सितंबर 2025 को स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 जारी की गई है। तो इसमें आपकी देखिए इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं, 3 कैटेगरी बनाई जाती हैं। एक होता है जिसमें जिस शहर में 10 लाख प्लस की आबादी हो, एक होता है 3 से 10 लाख की आबादी और एक 3 लाख से कम की आबादी। 3 कैटेगरी बनाई जाती हैं और उसमें भी हमें उन कैटेगरी के जो टॉप स्टेट्स होते हैं उनको याद रखना होता है। और यदि हम यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो जिसमें यूपी होगा उसको तो हम जरूरी याद रखेंगे। बिहार का दे रहे होंगे, यदि बिहार का होगा तो उसको याद रखेंगे। मतलब जिस राज्य का होगा हमें उस राज्य को अच्छे से याद रखना है। अभी हम यूपी पीसीएस और यूपी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे। अब 10 लाख से अधिक आबादी वाले में टॉप पे कौन रहेगा? यूजुअली आप जानते हैं स्वच्छ वायु या स्वच्छ सर्वेक्षण में पुरस्कार सबसे ज्यादा इंदौर ही पाता है। तो नो डाउट रहेगा कि इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में पहला अवार्ड पाएगा। दूसरे नंबर पर एमपी का ही जबलपुर पाएगा। अब 10 लाख की पहली कैटेगरी में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का आगरा और गुजरात का सूरत ज्वाइंट रूप से तीसरे नंबर पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा आता है 10 लाख प्लस की पॉपुलेशन में 3rd नंबर पर। उसके बाद आता है 3 से 10 लाख की जो सेकंड कैटेगरी है उसमें आता है आपका महाराष्ट्र का अमरावती। एक अमरावती कंफ्यूज नहीं होएगा, एक अमरावती आपका आंध्रा में भी है और एक अमरावती महाराष्ट्र में भी। आंध्रा की कैपिटल है, आंध्रा की 3 कैपिटल में से एक कैपिटल आपकी अमरावती है। यदि आप 2 कैपिटल कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब पहले नंबर पे था महाराष्ट्र का अमरावती, दूसरे नंबर पर था उत्तर प्रदेश का झांसी और मुरादाबाद जो ज्वाइंट रूप से सेकंड पर रहे हैं। तो झांसी और मुरादाबाद 3 से 10 लाख की कैटेगरी में और आपका आगरा रहा है 10 लाख की कैटेगरी में। तो पहली कैटेगरी में आपका है आगरा जो है 3rd रैंक पर, दूसरी कैटेगरी में आपका झांसी जो है 2nd रैंकिंग पर। उसके बाद है 3 लाख, यदि आप ये रखना चाहें तो रखें, नहीं याद रखना चाहें तो कोई बात नहीं। 3 लाख से कम वाली आबादी में एमपी का देवास है। तो आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा जो पुरस्कार दिए गए राज्यों को स्वच्छ रैंकिंग में उसमें दिए गए हैं यूपी के और उसके बाद मतलब सबसे ज्यादा तो एमपी के ही दिए गए हैं। देखिए यहाँ भी टॉप पे एमपी का है, यहाँ भी, यहाँ महाराष्ट्र का है, यहाँ पर एमपी का है, यहाँ पर 1st 2nd एमपी का है, यहाँ देखिए 3rd पर राजस्थान का है, लेकिन 2nd 3rd कैटेगरी में 1st नंबर आपका देवास एमपी का है। तो एमपी के 3 राज्यों को या एमपी के 3 जिलों को इस पुरस्कार की टॉप श्रेणी में रखा गया है। उससे आप याद भी रख लेंगे। और वेटलैंड सिटी आपको पता ही है इंदौर और उदयपुर है। एक बार गो थ्रू करके चलिए, पिछले साल की न्यूज थी फिर भी ऐसी पूछी जा सकती है। उसके बाद यहाँ खत्म होता है। यहाँ यदि लाइन देखना है तो देख लीजिए कि जो इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यदि जंगल फेफड़े हैं तो झील या वेटलैंड क्या होती है? गुर्दे का काम करती हैं। तो इस प्रकार आज का ये टॉपिक भी समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक से हम लगभग 46 से लगभग 15 पेज और बचते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय घटनाक्रम अगली क्लास में समाप्त हो जाएगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि यदि आपको पसंद आए तो लाइक किया कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।